वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझना है, उसके बाद आपको चीज़ें नोट करना है। पहले समझिएगा आप लोग, फिर उसके बाद आप चीज़ें नोट कर लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहले समझना है आपको। अगर हमसे बोला जाए कि आपके भारत देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत देश का प्रथम जो नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो भारत का प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति जी ही होते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है। आपको अभी नोट नहीं करना है, चीज़ें आगे लिखी हुई हैं, यहाँ पर बस आपको समझना है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 52, जो कि आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 को आपको याद रखना है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये हमारा अनुच्छेद 52 कहता है, ठीक है, कि राष्ट्रपति होगा किसका? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आपको अनुच्छेद 52 में पढ़ना होता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 54। कौन सा आता है? अनुच्छेद 54 आता है आपका। तो अनुच्छेद 54 को आपको समझना है। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। यानी कि अनुच्छेद 54 में आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? निर्वाचन के बारे में, जो कि कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, अब आपको ये ध्यान से सुनना है। ठीक, इस निर्वाचक मंडल में आपके दोनों सदन में यानी कि आपका राज्यसभा और क्या, लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के आपके कौन कौन होंगे? लोकसभा। इन दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। इसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। ये आगे आप पढ़ेंगे कि आपकी राज्यसभा और लोकसभा में मनोनीत सदस्य भी होते हैं। तो मनोनीत सदस्य इसमें हमारा भाग नहीं लेते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य हैं वही भाग लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन? राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कुछ और भी याद रखना है। इनके निर्वाचक मंडल में कुछ और भी लोग शामिल किए गए हैं, वो आपको याद रखना है। इसमें कौन शामिल किया गया है? इसमें आपका दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल किए गए हैं। ये शायद आपको पहले पता हो, अब आपको याद रखना है कि दिल्ली और पुदुचेरी। कौन? दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखो, तीनों जगह आपको निर्वाचित ही दिखेगा, आप ध्यान से देखिए। तो निर्वाचित सदस्य जो हैं आपके होंगे, एक मिनट मैं आपको एक बार फिर से इसको समझा देती हूँ। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 54 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा, ऐसा कहा गया। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है, जिसमें कहा गया कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ऐसा कब कहा गया? ऐसा आपके 70वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? 70वां एक संविधान संशोधन किया गया। कब? 1992 में किया गया, जिसमें ये आपका ऐड किया गया है कि आपकी कौन कौन से दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। ये आपका हो गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो है आपका कौन कौन फॉर्म करता है, जो कि आपको याद रखना है। राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आपके शामिल होते हैं। ठीक, अब जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो आपका एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत। अब आपको ये नहीं जानना है कि ये क्या होता है, एकल संक्रमणीय मत क्या होता है। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि एकल संक्रमणीय मत और आपका गुप्त मतदान के द्वारा इनका जो है चुनाव होता है। आपसे पेट में अगर पूछा जाएगा तो बस यही पूछ लिया जाएगा कि इनका चुनाव कैसा होता है, ये आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। बस आपको इतना जान लेना है अभी के लिए।
अब आपके देश में राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती कि इनका जो निर्वाचक मंडल है वो अपूर्ण है। लाइक हमारी लोकसभा और राज्यसभा में जो आपके सदस्य हैं ये अपूर्ण है, ये नहीं कह सकते। इनके निर्वाचक मंडल को कभी भी, इनके चुनाव को कभी भी हम जो है चुनौती नहीं दे सकते, और ये नहीं कह सकते कि निर्वाचक मंडल जो है पूरा नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, इनका चुनाव अगर घोषित हो गया तो होना ही है। फिर अगर हम बात करें कि आपको अगर राष्ट्रपति बनना है, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होना है राष्ट्रपति पद के लिए, तो आपके अंदर क्या क्या आपके अंदर अर्हताएं होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए। तो ऐसा अनुच्छेद 58 बताता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं का वर्णन किया गया है। सबसे पहला कि वह जो है भारत का नागरिक हो। कहाँ का? भारत का नागरिक हो। ठीक, कैसा हो? भारत का नागरिक हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु आपको पूरी कर चुका होना चाहिए व्यक्ति को, तो 35 ईयर की आयु जो है वो पूरी कर चुका हो। और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि उसको लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो उसको क्या होता है कि लोकसभा जो है आपका एक ना एक सदन की, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा याद रखना है, क्योंकि राष्ट्रपति के केस में आपको लोकसभा याद रखना होता है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता इसमें होनी चाहिए। किसमें? जो राष्ट्रपति पद के लिए आपका व्यक्ति है उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए उसको, साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, होने की योग्यता। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी योग्यताओं के बारे में ज़रूर से याद रखना है कि ये तो भारत के नागरिक होने ही चाहिए, साथ ही साथ 35 वर्ष की आयु, और लोकसभा का सदस्य, किसका? लोकसभा का, राज्यसभा मत कर दीजिएगा आप लोग, तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की इनके अंदर योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया अब आप लोगों को? अब जब राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है तो एक जमानत राशि तय की जाती है। ठीक, जमानत राशि। इस जमानत राशि में आपको क्या देखना है? जमानत राशि। एक हमें जमानत राशि जो है देनी होती है। कितनी? 15,000 रुपये हमें जमानत राशि जो है जमा करनी पड़ती है। किसके लिए? राष्ट्रपति पद के चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपको जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये देना होता है। अब अगर आपने कुल डाले गए मतों का 1/6 प्राप्त नहीं किया है, 1/6 अगर आपने प्राप्त नहीं किया है तो आपकी ये जो जमानत राशि है ये वापस नहीं की जाएगी, फिर ये जब्त कर ली जाएगी। मान के चलिए कि आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हुआ है इस बार। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसने जमानत राशि के रूप में इतने रुपए तो देने ही होंगे, चाहे आप हो चाहे हम हो, जमानत राशि के रूप में आपको 15,000 रुपये देने ही होंगे। अब आपके लिए जो वोट मिले, उन वोट में कुल डाले गए मतों का अगर आपको 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है ना, 1/6 भाग, कम से कम 1/6 भाग तो आपको चाहिए ही है, और अगर इससे कम आपको प्राप्त होता है, 1/6 से कम अगर प्राप्त होता है डाले गए कुल मतों का, मान के चलिए कि डाले गए कुल मत अगर हमारे 600 हैं, कितने हैं? डाले गए कुल मत हमारे 600 हैं, तो इसका 1/6 क्या होगा? 1/6 भाग देखिए आप, यानी कि आपका 100 होगा। 1/6 भाग इसका 100 होगा। अगर आपको डाले गए मतों का 100 मत प्राप्त नहीं हुए हैं ना, तो फिर आपकी ये जो जमानत राशि है ये चली जाएगी, फिर आपको ये वापस नहीं मिलेगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक, फिर अनुच्छेद 56 आता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 56 आता है। अनुच्छेद 56 क्या कहता है भैया, इसके बारे में भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 56 हमारा राष्ट्रपति के पदावधि, यानी कि इनका टेन्योर कितने का होगा, कितने दिन का होगा, कितने वर्ष का होगा, तो इनका जो टेन्योर होता है वो बेसिकली 5 ईयर का होता है। तो अनुच्छेद 56 हमें बताता है इनकी टेन्योर के बारे में, जो कि 5 ईयर्स का होता है। तो हमारे राष्ट्रपति जी कितने ईयर के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक, फिर अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 56(1) का, कौन सा? अनुच्छेद 56(1) का आता है, जो कि हमारा कहता है कि आपके राष्ट्रपति जो हैं अपना त्यागपत्र किसको देंगे। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, आपको अनुच्छेद याद नहीं रखना है, हम बस आपको बता रहे हैं खाली, आपको बस इतना याद रखना है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, आपको या मुझे? बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जी को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति जी को देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत के तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दे देते हैं। जो वर्तमान उस समय लोकसभा अध्यक्ष होंगे, तो उपराष्ट्रपति ये सूचना तुरंत किसको देंगे?
लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। किसके? लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत के तुरंत ये सूचना दे दी जाती है। ओके, अगर हम बात करें अनुच्छेद 60 की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया। किसके बारे में? शपथ के बारे में, जो ओथ ली जाती है किसी पद पर जाने से पहले, तो उस ओथ के बारे में बताया जाता है। किसमें? अनुच्छेद 60 में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 60, आपको याद रखना है अनुच्छेद 60 को, क्योंकि ये राष्ट्रपति के ओथ के बारे में यहाँ पर बताता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य होता है वो मुख्य न्यायाधीश का होता है। किसका? मुख्य न्यायाधीश का होता है। ठीक, अभी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी आपको सुनना है और समझना है कि भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं, इनको शपथ दिलाने का कार्य हमारे मुख्य न्यायाधीश करते हैं। कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाता है, तो भारत की जो संचित निधि होती है, क्या होती है? एक भारत की संचित निधि होती है। आगे आप पढ़ेंगे ये सभी चीज़ें। तो भारत की संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति को जो है वेतन दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, उसके बाद होता है आपका अनुच्छेद 61। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 61 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमसे इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है, महाभियोग के बारे में, कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ये अनुच्छेद हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग जो होता है, इम्पीचमेंट जिसे आप कहते हैं, महाभियोग, दोनों ही आपको याद रखना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? अब होता क्या है भाई ये इम्पीचमेंट, पहले इसको भी तो जान लेना चाहिए कि इम्पीचमेंट तो हमने पढ़ लिया, लेकिन होता क्या है। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया किसी भी राष्ट्रपति पर तब चलाई जाती है जब वो संविधान के अतिक्रमण जो है कर रहे हो, या तो संविधान का इन्होंने सम्मान ना किया हो। ठीक, अगर ये संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, संविधान में जो विधि का वर्णन किया गया है उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं, तब फिर राष्ट्रपति जी पर ये महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, जो आप लोगों को याद रखना ही होगा। ठीक, अब महाभियोग में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि ऐसा लगाने वाला जो आरोप है, इसकी प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं होती है जो कम से कम 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 दिन पहले लिखित सूचना को दिए जाने का प्रस्ताव पारित ना किया गया हो। यानी कि 14 दिन पहले इस प्रस्ताव को जो है प्रस्तावित हो जाना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। तो ये 14 दिन आपको याद रखना है, कम से कम 14 दिन पहले ये जो लिखित सूचना है, इसको लिखित सूचना के रूप में दिए जाने का प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए। यानी कि 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही ये जो संकल्प है, ये आपकी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 बहुमत, कितने? 1/4 बहुमत, सॉरी 1/4 बहुमत जो आपका होता है, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर इस पर होने ही चाहिए। ये पॉइंट आपको समझना है यहाँ पर कि 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही जो आपका महाभियोग होता है, महाभियोग पर 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही ये जो संकल्प है वो आपके सदन की जो कुल संख्या होगी, जो सदन होगा आपका, चाहे आपका लोकसभा हो चाहे आपका राज्यसभा हो, उस सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 जो सदस्य हैं, कम से कम 1/4 सदस्य जो हैं इस पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए कि हाँ भाई इन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए। ठीक, अब आता है आपका अनुच्छेद 62। कौन सा आता है? अनुच्छेद 62 आता है, 62 का 2। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति पद की अगर रिक्ति होती है, चाहे राष्ट्रपति जी की मृत्यु हो जाए, क्या क्या हो सकता है? या तो इनकी सर की मृत्यु हो जाए, या फिर देखिए ये अपना पद त्याग कर दें, इस पद से हट जाएं, पद त्याग। ठीक, पद त्याग कर दें, या फिर पद से हटाए जाएं। ठीक, या फिर उनको पद से हटाया जाए। तो इस केस में क्या होगा कि ये आपके राष्ट्रपति का पद खाली होगा। तो इस पद को भरने के लिए आपकी 6 माह के भीतर आपका निर्वाचन कर लिया जाता है। यानी कि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है तो उसको 6 माह के भीतर भरना ही होता है। ये आपसे पूछा जाता है कि अगर राष्ट्रपति का पद है तो उसको कितने महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए? 9 महीने, 10 महीने, 6 महीने, 1 महीने। तो याद रखिएगा कि 6 माह के अंदर जो है आपका राष्ट्रपति के पद को भर लिया जाता है। ठीक, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद जो आपको देखना है वो ये देखना है अनुच्छेद 108 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 108 जो है वो आपका क्या कहता है? अनुच्छेद 108 जो है कहता है कि संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के, अगर दोनों ही सदनों को आपको संयुक्त बैठक बुलानी, संयुक्त अधिवेशन करना है, लोकसभा और राज्यसभा का, किसका? लोकसभा का
और राज्यसभा का। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन अगर करना है तो इस संयुक्त अधिवेशन की बैठक जो है आपका किसके द्वारा आपका बुलाया जाता है, तो संयुक्त बैठक के लिए जो आपका बुलाई जाती है ये संयुक्त बैठक, ये राष्ट्रपति के द्वारा ही आहूत किया जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति जी के द्वारा आहूत की जाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक राष्ट्रपति आहूत नहीं करेंगे तब तक इनकी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, क्योंकि लोकसभा आपका अलग है, राज्यसभा अलग है भाई, तो ये दोनों अपने अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन कभी भी अगर किसी बिल पर डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई लोकसभा ने कोई बिल पास किया, राज्यसभा इस पर मिनमिना गई कि भाई हमको तो ये पसंद ही नहीं आ रहा है, इन्होंने ये गलत किया है, ठीक। फिर इन्होंने राज्यसभा ने भेजा किसको? लोकसभा को, कि भाई इसमें संशोधन करिए। लेकिन लोकसभा कह रही हम संशोधन नहीं करेंगे, हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो इस केस में ये क्या हो गया? विवाद हो गया इस बिल पर, ये इनमिना गए। तो इस केस में जब विवाद हो जाता है ना, तो फिर क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा एक बैठक जो है बुलाई जाती है। जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ, आपके ये भैया हैं और ये भाभी हैं, किसी बात पर इन दोनों में विवाद हो गया। अब भैया कह रहे हैं कि तुम ऐसा मान जाओ, भाभी कह रही तुम ऐसा मान जाओ, लेकिन दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे। तो यहाँ पर आपके पिताजी क्या करेंगे? जो इनके फादर इन लॉ होंगे, भाभी की आपकी, यानी कि आपके पिताजी क्या होंगे, तो आपके पिताजी क्या करेंगे? इन दोनों को साथ में बिठाएंगे ना, तभी तो ये बातचीत होगी, अदरवाइज ये बातचीत नहीं पॉसिबल है। तो यही यहाँ पर आपको देखना है कि राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, फिर इन दोनों की संयुक्त बैठक जो है इसको आहूत करते हैं, यानी कि संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होता है आपके दोनों सदनों का, लोकसभा का और राज्यसभा का। अब आता है एक आपका अनुच्छेद 111, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा? अनुच्छेद 111। पहले तो ध्यान से सुनना है आपको इसको। अनुच्छेद 111 कहता है, ये आप सभी को पता होगा कि कोई अगर विधि जो है आपकी लोकसभा में बनी, कोई भी बना सकता है, लोकसभा बना सकती है, राज्यसभा बना सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मनी बिल वाली बात थोड़ी अलग हो जाती है कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ आपकी लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, ये बाद की चर्चा है, ठीक। लेकिन मान के चले कि कोई भी विधि आपके लोकसभा द्वारा आपकी बनाई गई, फिर राज्यसभा में सहमति के लिए भेजी जाती है। राज्यसभा फिर क्या करती है? अगर इस पर सहमति दे देती है तो फिर वो लोकसभा को वापस भेजती है। फिर लोकसभा क्या करती है? राष्ट्रपति की अंतिम सहमति जो किसी भी विधि पर आपकी दी जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, तभी वो कानून बनता है। अगर हमारे राष्ट्रपति उस विधि को जो है उस पर सिग्नेचर ना करें, उस पर हस्ताक्षर ना करें, तो कोई भी विधि आपके कानून नहीं बन सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अंतिम शक्ति हमारे राष्ट्रपति जी के पास ही होती है। तो आपके राष्ट्रपति जो हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जो होता है, चाहे आपका राज्यसभा ने कोई बिल बनाया हो, फिर वो लोकसभा को भेजे और लोकसभा फिर इसको वापस राज्यसभा को भेज दे, फिर राज्यसभा राष्ट्रपति जी को भेजे, कोई भी भेजे। तो इस केस में आपके जो राष्ट्रपति जी हैं, इस केस में आपको याद रखना है कि वो इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक भी सकते हैं और अपनी स्वीकृति दे भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अथवा ये कह सकते हैं कि इस विधि पर पुनर्विचार किया जाए और इस विधि को आप जिसने भी दिया होगा, चाहे लोकसभा ने चाहे राज्यसभा ने, उनको वापस कर देंगे कि इसको पुनर्विचार किया जाए इस पर पुनः, ठीक। नहीं समझ आया आप लोगों को? मैं एक बार समझा देती हूँ। अभी देखिए, जैसे कोई भी विधि है, ये आपकी लोकसभा ने बनाई। किसने बनाई? लोकसभा ने बनाई। ये लोकसभा स्वीकृति के लिए किसको भेजेगी? राज्यसभा को भेजती है। राज्यसभा किसको भेजती है? राज्यसभा पुनः लोकसभा को भेजती है कि भाई हमने अपनी स्वीकृति दे दी है, आप इस पर कानून बना लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। लोकसभा फिर किसको भेजती है? पिताजी को भेजती है। कौन है पिताजी? हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ठीक। तो राष्ट्रपति जी फिर इस पर अंतिम निर्णय लेते हैं कि हाँ भाई इस पर कानून बनना चाहिए कि नहीं। तो इन्होंने जो है अपनी जो इनका जो व्यू होगा इस पर कि ये तो या तो स्वीकृति दे सकते हैं कि भाई इन्होंने स्वीकृति दे दी, मान के चलिए उन्होंने स्वीकृति दे दी। अब इनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो इन्होंने अपनी स्वीकृति नहीं दी। क्या किया? इस पर स्वीकृति नहीं दी। या तो फिर ये क्या कह सकते हैं कि हमने स्वीकृति दी भी नहीं है और ये क्या कर दें, इनको पुनर्विचार के लिए वापस कर दें। तो ये तो या तो ये कर सकते हैं स्वीकृति दे दें या स्वीकृति ना दें, या फिर कह दें कि पुनर्विचार करो इस पर। ये हो सकता है ना, 3 चीज़ें हो सकती हैं इस पर। अब मान के चलिए कि कोई विधि आपके राज्यसभा द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा। तो राज्यसभा किसको भेजेगी? लोकसभा को भेजेगी। अब लोकसभा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो वो आपके राज्यसभा को वापस भेज देगी कि हमें कोई समस्या नहीं है। फिर राज्यसभा अंतिम निर्णय के लिए हमारे पिताजी के पास यानी कि राष्ट्रपति जी के पास भेज देगी। अब राष्ट्रपति या तो स्वीकृति दें या ना दें, या फिर कहें कि पुनर्विचार के लिए आप लोग इसको ले जाइए, ठीक। तो ये 3 केस होते हैं और इन्हीं का वर्णन अनुच्छेद 111 करता है।
तो अनुच्छेद 111 क्या कहता है? अनुच्छेद 111 में प्रावधान किया गया है कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो संसद के दोनों सदनों द्वारा जो पारित विधेयक है इस पर स्वीकृति प्रदान करेगा या उनकी स्वीकृति को जो है रोक लेगा अथवा विधेयक पर पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा, इसका वर्णन किया गया है। लेकिन अगर आपका धन विधेयक होगा ना, तो धन विधेयक के लिए ये पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको समझनी होती हैं, वो आप आगे समझेंगे मनी बिल के बारे में। ठीक, अभी आपको बस इतना याद रखना है कि धन विधेयक अगर होगा तो इसको पुनर्विचार के लिए आपके राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते, इस पर इनको जो है स्वीकृति देनी ही पड़ती है। ठीक, हालांकि इनसे अनुमति तो मांगी ही जाती है, ऐसा नहीं है। कोई भी विधेयक आपका जब तक कानून नहीं बनता, जब तक हमारे राष्ट्रपति जी इस पर मोहर ना लगा दें। अगर ये मोहर नहीं लगाएंगे तो हमारे देश में कभी भी कोई भी विधेयक अगर पारित हुआ होगा तो वो कानून नहीं बनेगा। तो इनसे पूछा जाता है, हालांकि धन विधेयक पर ये स्वीकृति देते हैं तभी ये पारित होता है, इसके बाद ही आपका कानून बनता है। ठीक, अब आपको क्या समझना है? अब आपको समझना है अनुच्छेद 123। ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, सोते समय भी आप लोगों को याद रखना है ये, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 123 क्या कहता है? अनुच्छेद 123 कहता है हमारा कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। क्या? अध्यादेश जारी करने की। ये क्या है? तो बड़ा टर्म। देखिए, अध्यादेश क्या होता है इसको समझना है आपको। आप लोगों ने जब कोरोना का समय चल रहा था तो आपने देखा था कि हमारी जो संसद हैं इनके सत्र नहीं चल रहे थे क्योंकि कोरोना था। संपर्क में ना आए भाई, हमारे सांसद लोगों की भी तो इतनी वो है ना कि इनको संपर्क में नहीं लाना था, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, जिस वजह से संसद के सत्र नहीं चल रहे। जब संसद के सत्र हमेशा नहीं चलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि संसद के सत्र कब कब चलते हैं। हमेशा नहीं चलते कि आज भी चल रहे, कल भी चल रहे, परसों भी चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। संसद के सत्र हमेशा नहीं चलते। तो जिस समय सत्र नहीं चलते हैं उस समय क्या कोई कानून आपका पारित नहीं करना होगा, इमरजेंसी में कुछ ज़रूरत नहीं होगी। तो कोरोना में यही तो हुआ था ना। कोरोना में आपने देखा होगा, न्यूज़ अगर आप पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति ने कई सारे अध्यादेश वहाँ पर जारी किए। क्यों किए थे? क्योंकि संसद हमारा उस समय सत्र नहीं चल रहे थे। संसद के सत्र चल नहीं रहे, कानून तो फिर भी बनाना है क्योंकि इतनी बुरी सिचुएशन थी हमारे देश की। तो उस समय क्या करते हैं, उस समय हमारे राष्ट्रपति जी को ये शक्ति दी गई है हमारे भारतीय संविधान में कि राष्ट्रपति जी आप अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है अध्यादेश जारी करने का मतलब? इसका मतलब ये होता है कि अगर राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश जारी कर दिया तो हमारी भारत सरकार जो है वो तत्काल विधायी कार्रवाई करने के लिए सक्षम हो जाती है। कौन? हमारी इंडियन गवर्नमेंट तुरंत ही जो हमारी कार्रवाई होती है, विधायी कार्रवाई, इसको करने में सक्षम हो जाती है। ठीक, हालांकि जब हमारा संसद का सत्र होता है, इस समय तो नहीं हो रहा था, लेकिन कभी ना कभी तो सत्र होगा ना। तो हमारे जो मेंबर्स होंगे, हमारी संसद होगी, वो बैठेगी, इनका सत्र चलेगा, तो फिर उस अध्यादेश को जो राष्ट्रपति ने जारी किया था इसको पारित करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम इन्होंने पारित कर दिया बस छुट्टी, नहीं, बाद में इसको पारित करवाया जाता है, इस पर स्वीकृति ली जाती है, तभी वो प्रॉपर कानून बनता है। ठीक है, अब एक और आपने सुना होगा कि हमारे राष्ट्रपति जी को एक शक्ति दी गई है। कौन सी शक्ति दी गई है? पार्डन करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको क्षमादान की शक्ति दी गई है। एक तो है हमारे प्यारे राष्ट्रपति जी और एक है हमारे कौन बताइए? राज्यपाल जी। वेरी गुड। तो इन दोनों को ये शक्ति दी गई है। अनुच्छेद अलग अलग हैं, मिक्स मत करना। देखिए, ये आपको याद रखना है। अगर हम राष्ट्रपति जी की बात करें तो इनको किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 72 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। और राज्यपाल जी को क्षमादान की शक्ति किसके अंतर्गत दी गई है? 161 के तहत। हालांकि इनके दायरे बहुत अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर ये विषय नहीं है आपका। यहाँ पर अभी आपको बस इतना जानना है कि भाई हमारे 2 व्यक्ति ऐसे हैं, अगर हम देखें हमारे पूरे भारत में, जो क्षमादान की शक्ति रखते हैं। किसी भी जो आपका मुजरिम होता है उसको क्षमादान की शक्ति रखते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत और राज्यपाल हमारा किसके तहत? 161 के तहत। ठीक, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब आता है हमारा एक और अनुच्छेद 143। ये भी आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा अनुच्छेद ये कहता है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं ना, इनको उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार है। मान के चलिए कि हमारे प्यारे राष्ट्रपति जी को उच्चतम न्यायालय से कोई भी परामर्श चाहिए तो इनको ये शक्ति दी गई है कि भाई आप इनसे परामर्श ले सकते हैं। किससे? उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। फिर से सुनिए, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 143 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
अब लास्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर हम बात करें कि कोई भी क्षेत्र जो है आपका, उसको अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करता है, ये संवैधानिक अधिकार किसको दिया गया है, तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को, ध्यान से सुनिए, कोई भी हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक, इस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है। क्या घोषित करना है? अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित करना है तो ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारे किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आपको ऑप्शन ये दिया जाएगा, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति, यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री दे दे, तो राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को वो जो है एक अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो ये रहा आपके राष्ट्रपति जी के बारे में। बस आपको जो राष्ट्रपति जी हैं इनका क्रम भी याद रखना है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति जी थे इनको आपको भूलना नहीं है, इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। इनका कार्यकाल रहा है 26 जनवरी 1950 से, कब से? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। आपको ये याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है खाली, 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। दूसरे जो राष्ट्रपति थे, शुरुआत के 4 याद रखना है आपको खाली, ठीक है, क्योंकि आता है एग्जाम में, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ। दूसरे जो राष्ट्रपति जी थे वो थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक। ये हमारे 13 मई 1962 से हमारे 13 मई 1967 तक रहे। फिर आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे 13 मई 1967 से 1969 तक रहे। मैं आपको ये कहूँगी, आपको ये याद नहीं रखना है भाई कि ये कब से कब तक रहे। आपको बस इतना याद रखना है खाली कि पहले हमारे राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये अगर याद रख पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिएगा, पता चला पिछला जो पढ़ाया है वो सब आपने खराब कर लिया, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तीसरे जो आपके राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे जो राष्ट्रपति थे वो थे आपके वराहगिरी वेंकटगिरी। कौन थे? वराहगिरी वेंकटगिरी। कौन थे? वेंकटगिरी। ये हमारे कार्यवाहक के रूप में कार्य किए हैं। किसके रूप में? कार्यवाहक के रूप में, ठीक। आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, हालांकि ये ट्रिक देखिए, मैं पर्सनली आपको यही बोलूँगी कि ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं, ये एक बहुत बड़ा पद होता है, तो इनके बारे में इस तरीके की ट्रिक बनाना ठीक नहीं था, ठीक। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको ट्रिक बता रही हूँ मैं, दिल पर नहीं लेना है आपको एकदम से, ठीक है। तो अब ट्रिक को आपको ध्यान से सुनना है। ये पद इतना ऊंचा है कि इस पद के बारे में कुछ बोलना अच्छी बात नहीं होती है, हमें सम्मान करना चाहिए हमारे संविधान का, बाकी सब का। हालांकि ट्रिक फ़नी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। देखिए ट्रिक ये है आपको ट्रिक याद रखना है राजेंद्र। ट्रिक क्या है? राजेंद्र। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। राजेंद्र राधा लेकर गया। राजेंद्र राधा लेकर गया और जाकर गिर गया। क्या किया? और जाकर गिर गया। बस हो गई आपकी ट्रिक। जो शुरुआत के 4 आपको याद रखने हैं, उन्हीं की ट्रिक मैंने बताई है। यहाँ पर आपको ज़्यादा याद रखने नहीं है। खैर, वर्तमान तो आपको पता है ना कि वर्तमान में कौन है। बस इतना ही आपको याद रखना है। राजेंद्र राधा लेकर गया और जाकर गिर गया। तो राजेंद्र से हुआ, पहले जो हमारे राष्ट्रपति थे वो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। राधा का मतलब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये हमारे 2nd नंबर के थे, ये हमारे 1st नंबर के थे। उसके बाद आपको देखना है जाकर का मतलब है जाकिर हुसैन जी, जो हमारे 3rd राष्ट्रपति जी थे। उसके बाद गिर से आपको याद रखना है हमारे वीवी गिरी, जिनको आप कहते हैं वराहगिरी वेंकटगिरी, तो ये हमारे 4th राष्ट्रपति थे। हो गया आपका काम खत्म। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। अभी मूव करते हैं आगे। जो लिखा हुआ है इसको भी एक बार देख लेते हैं, तो इसको समझना है आपको और नोट करना है यहाँ से, ठीक। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। ये नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे आपका अनुच्छेद 53 है, जो मैंने इम्पोर्टेंट है वो सभी लिखे हैं कि इसके तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 आपको समझा चुकी हूँ। निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है कैसे बनता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा
दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ये आपने देख लिया। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसको मैंने इसलिए नहीं समझाया है, ये आपका अलग टॉपिक है जो पेट में तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये आईएएस एग्जाम में आपको सीखना होता है। तो इतना बड़ा आप एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, ठीक। और अगर मैं इसको समझाना शुरू करूँ ना तो कम से कम 1-2 लेक्चर लग जाएंगे। तो आपको अभी बस इतना याद रखना है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है उसी पर आप गौर फरमाइए तो ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक। फिर राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल हमारा क्या है, अपूर्ण है। फिर आता है अनुच्छेद 58, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं यानी कि क्या क्या इनके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। बस राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए एटलीस्ट आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होनी ही चाहिए। उसके बाद है कि यदि उम्मीदवार द्वारा डाले गए कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, असमर्थ होता है 1/6 भाग प्राप्त करने में, तो ये जो जमानत राशि है 15,000 ये आपकी रख ली जाती है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य 1971 की जनगणना के द्वारा निर्धारित है। ये आपको याद रखना होगा। देखिए कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आपके जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपकी जनसंख्या से तात्पर्य 1971 की जनगणना से था। लेकिन फिर इसमें 84वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में, इसके द्वारा इसे 2026 तक कर दिया गया है। यानी कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन है इनमें जनसंख्या से तात्पर्य 2026 तक आपका रखा गया है। कब तक, 2026 तक आपका ऐसा रखा गया है। ये आपको याद रखना ही होगा, पूछा जाता है आपसे। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमसे कहता है अनुच्छेद 60 कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। शपथ इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, शपथ होता है, ठीक है, शपथ इस तरीके से आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 111 के तहत मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अनुच्छेद 111 ये अनुच्छेद लिखा है, ठीक है। अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या स्वीकृति रोक लेना अथवा विधेयक धन विधेयक के अलावा इसको पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार हेतु, इसको पहले आप धन विधेयक के अलावा इसको आपको क्या करना है, ब्रैकेट में बंद कर लेना है, पर पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, अतः लिखना है, ठीक है। धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही हमारा धन विधेयक क्या बनता है, कानून बनता है। फिर मैंने आपको अनुच्छेद 123 के बारे में बताया था कि एक अनुच्छेद 123 में हमारे राष्ट्रपति को क्या दिया गया है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। क्या होता है अध्यादेश, समझा चुकी हूँ। अनुच्छेद 72 कहता है कि इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है कि ये क्षमा कर सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते, सिर्फ प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार हमारे राष्ट्रपति जी के ही पास होता है। तो ये रहा राष्ट्रपति जी के बारे में। अब उपराष्ट्रपति जी के बारे में आप नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझे अर्जेंट वर्क है, इस वजह से मैं जो है अभी आपको आज का लेक्चर इतना ही दे रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको राष्ट्रपति जी के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर आपकी तरफ से बनता है। थैंक यू सो मच।